प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर। आज की वर्कशीट नंबर 45 यानी कि 45 में हम हिंदी ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अलंकार का पार्ट 2 पढ़ने और समझने वाले हैं। इससे पहले आप अलंकार पार्ट 1 इसे पिछली वर्कशीट में पढ़ समझ चुके हैं, जिसमें आपने अलंकार के स्वरूप को जाना, काव्य में अलंकारों का प्रयोग क्यों होता है, कैसे होता है। साथ ही आपने शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष इन तीनों अलंकारों को अच्छे से पढ़ा और समझा है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको पुरानी यानी कि पार्ट 1 की वीडियो देखनी है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं बाकी अर्थालंकार कौन कौन से होते हैं और काव्य में इनके कैसे एग्जाम्पल आते हैं। वीडियो को फटाफट से लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहला जो हमारा अर्थालंकार है वो है उपमा। ठीक है, तो ध्यान से समझें आप, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में इसी तरह की कोटेशन लाइन आएगी, उसमें आपने पहचान करनी कि कौन सा अलंकार है। और कई बार अलंकार दे दिया जाता है तो आपको एग्जाम्पल छांटना है। तो समझिए थोड़ा सा। उपमा शब्द दो शब्दों से बना है। पहला है उप, दूसरा है माँ। उप का अर्थ होता है समीप, नज़दीक, पास में, और माँ का अर्थ होता है तोलना या देखना। यानी कि किसी भी चीज़ को हम जब नज़दीक से तोलते हैं, मापते हैं तो उसे हम उपमा कहते हैं। इसमें गुणों की समीपता होती है, समानता होती है, सादृश्य होता है, सिमिलरिटी होती है दो चीज़ों में। उसके आधार पर दो वस्तुओं की हम तुलना करते हैं या समानता करते हैं, इसीलिए उपमा का अर्थ होगा तुलना। जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति यानी कि उनके अंदर क्वालिटी है, आकृति यानी कि बनावट, कई बार हम किसी को बनावट के आधार पे भी हम दो लोगों को आपस में तुलना करते हैं। कई बार हम गुण के आधार पे किसी की तुलना करते हैं, जैसे कहते हैं वो उनका बच्चा तो कितना सुंदर है पढ़ने में, कितना अच्छा है पढ़ने में। कई बार हम आकृति के बारे में कि वो कितना मोटा है, वो कितना पतला है, वो कितना फिट है, तो हम आकृति के बारे में। कई बार हम स्वभाव के बारे में भी कह देते हैं ना कि देखो उनके बेटे का कितना अच्छा नेचर है, उनकी बेटी कितनी अच्छी है। तो ये क्या हो गया, स्वभाव के बारे में। जब हम एक की तुलना दूसरे से करते हैं तो वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होता है। और उपमा के 4 अंग होते हैं उपमा अलंकार के। पहला आपका उपमेय है, दूसरा उपमान है, तीसरा वाचक शब्द और चौथा साधारण धर्म। तो आइए जानते हैं बारी बारी से उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, वाचक शब्द क्या होता है और साधारण धर्म क्या होता है। और आप इन चारों को समझ जाओगे तो आपको उपमा अलंकार कभी भी आप इसे भूल नहीं पाओगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उपमा में जो उपमेय है वो क्या होता है। देखो, जिसकी उपमा की जाए यानी कि जिसकी तुलना की जाए, जिसकी समानता की जाए, अर्थात जिसकी समता दूसरे पदार्थ से दिखाई दे, वो आपका क्या हो गया, उपमेय। जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो इसमें किसकी तुलना हो रही है, राधा के मुख की। तो यहाँ पर जो राधा का मुख है ना वो चंद्रमा के समान है, तो तुलना यहाँ पर मुख की हो रही है ना। तो यहाँ पर मुख क्या है, आपका उपमेय है। क्लियर हो गया आपको, जिसकी तुलना करें वो आपका उपमेय हो गया। और आगे देखते हैं, जिससे उपमा यानी कि तुलना की जाए वो आपका हो गया उपमान। ठीक है, तो जिसकी तुलना करें वो तो उपमेय हो गया, और जिससे तुलना करें वो आपका हो गया उपमान। तो जैसे ऊपर के एग्जाम्पल में देखो कि जो उपमेय है ना वो मुख है, क्योंकि मुख की तुलना कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, चंद्रमा के समान, तो चंद्रमा से कर रहे हैं, है ना। तो चंद्रमा क्या हो गया, आपका उपमान हो गया। क्लियर है आपको, उपमेय और उपमान समझ आया होगा। अब हम जानते हैं साधारण धर्म क्या होते हैं। चलिए और जूम कर लेते हैं और देखते हैं साधारण धर्म किसे कहेंगे। साधारण धर्म का मतलब होता है समानता सूचक, कोई ऐसा जो कि हमें सिमिलरिटी नज़र आए। कोई मोटा सा आदमी होगा, हम उसी को कहेंगे हाथी की तरह। कोई पतला सा अगर आदमी हो तो उसी को कहते हैं मच्छर की तरह। अब कोई मोटा सा आदमी है उसे मच्छर तो कहेंगे नहीं, और पतले से आदमी को हाथी नहीं कहेंगे। कहीं ना कहीं
समानता, साधारण धर्म, सिमिलरिटी होगी। तो देखो यहाँ पर जिस गुण के लिए उपमा दी जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। जैसे ऊपर के उदाहरण में सुंदरता है ना, तो मुख में भी सुंदरता है और चंद्रमा भी सुंदरता है, तो इसलिए यहाँ पर जो सुंदरता है ना वो साधारण धर्म है। तो दोनों में बराबर है, यानी कि मुख भी सुंदर है, चंद्रमा भी सुंदर है, तो दोनों में क्या है, साधारण धर्म। और अगला देखते हैं हम वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या होते हैं, जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाए, जिस शब्द के द्वारा तुलना की जाए। जैसे समान, यहाँ पर क्या था, ये इसके समान है, मुख चंद्रमा के समान है। तो जो समान शब्द है, समान शब्द को हटा दो, मुख चंद्रमा के है, तो यहाँ पर क्लियर अर्थ नहीं हो रहा। तो समानता जो वाचक शब्द है वो आपका समान है। इसी तरह से वाचक शब्द उपमा में क्या होते हैं, सी, सम, सरिस, सदृश आदि ये शब्द उपमा में आते हैं। तो आपको एक ट्रिक भी है, जहाँ पर सा, सी, सम, सरिस, समान, सदृश, तुल्य आए वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होता है। तो चलिए पर देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। तो यहाँ पर देखो सागर सा गंभीर हृदय, तो देखो एक तो सागर, हृदय का सागर से यहाँ पर तुलना हो रही है और मन का पहाड़ से तुलना हो रही है। तो तुलना हो रही है तो आपका उपमा अलंकार हो गया। साथ ही देखो सा जो शब्द है यहाँ पर उपमा अलंकार का सूचक है। अब हम रूपक अलंकार को देखते हैं। रूपक अलंकार जब गुण की अत्यंत समानता हो, जब गुणों में कहीं भी अंतर नजर न आए, बिल्कुल सिमिलर नजर आए, यानी कि जुड़वा हो जब, है ना। जुड़वा में कई बार हम अंतर नहीं कर पाते हैं कि ये कौन सा है, ये कौन सी है। आप एक चिंकी मिंकी को जानते होंगे, जो कपिल शर्मा शो में भी बहुत बार आती है, चिंकी मिंकी। दोनों बोलती भी सेम हैं, दिखती भी सेम हैं, फिगर भी सेम है, बोलने का स्टाइल भी सेम है, तो इनमें हम अंतर नहीं कर पाते हैं। तो जब अंतर नहीं कर पाते हैं, सादृश्यता, समानता इतना ज़्यादा हो जाए, वहाँ पर हम अभिन्न, यानी कि चिंकी ही मिंकी है, मिंकी ही चिंकी है, तो यहाँ पर आपका हो गया रूपक अलंकार। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो यहाँ पर कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पर उपमेय और उपमान में अंतर नहीं है। राम रतन धन, कोई बेटा है, किसी का बेटा हुआ और उसे कहते कि मेरा तो बेटा नहीं, मेरे घर में राम पैदा हुआ है। तो यहाँ पर बेटा अलग है, राम अलग है, लेकिन दोनों को एक कर दिया जाता है कि मैंने राम रतन धन पाया है। तो आपका हो गया वहाँ पर रूपक अलंकार। और साथ में देखो शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए। तो ये इस तरह से एग्जाम्पल आपका जो उपमा रूपक अलंकार का होता है। चलिए तीसरा अलंकार है आपका मानवीकरण। ध्यान से समझिए एक अलंकार को, जहाँ पर अचेतन में चेतन का आरोप होता है। अचेतन यानी कि जड़ पदार्थ, निर्जीव हो कोई, उसमें हम चेतन यानी कि सजीव का जब निर्जीव की तरह, निर्जीव का जब सजीव की तरह वर्णन हो, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, मानवीकरण, यानी कि मनुष्य की तरह। कई बार हम कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, तो जो दीवार है ना वो निर्जीव है, लेकिन कान किसके होते हैं, सजीव के होते हैं। तो निर्जीव का सजीव की तरह वर्णन आपका मानवीयकरण। और नाम से याद रखो, मानवीकरण मतलब मनुष्य की तरह। ठीक है, तो मनुष्य मानवीय भावनाओं क्रियाओं का जहाँ पर आरोप किया जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इस काव्य पंक्ति में जो प्रातः काल, सुबह सुबह उषा काल को मानवीय रूप, स्त्री या नायिका या हीरोइन के रूप में दिखाया है। सुबह सुबह जो नज़ारा होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई नायिका है, बड़ी सुंदर सी, नहा धो के, टिच बन के बिल्कुल आई हुई है, और जिसको देखने से नज़र नहीं हटती है। तो यहाँ पर स्त्री नायिका की तरह दिखाई गई, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, मानवीयकरण अलंकार हो गया। अब अगला देखते हैं, यहाँ पर अतिशयोक्ति है। यहाँ पे लिखा नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पर आप इसे इस तरह लिखेंगे,
अतिशयोक्ति, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। अब अतिशयोक्ति अलंकार कहाँ होता है तो वो समझ लीजिए, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, जब किसी की तुलना, कहने का मतलब साफ सीधा सा समझे कि जब किसी व्यक्ति की तुलना इतना ज़्यादा कर दिया जाए, अतिशय यानी कि बढ़ा चढ़ा कर दिया जाए, तो वहाँ पर यानी कि अधिक बड़ाई की जाए, अधिक तारीफ हो जाए, वहाँ पर आपकी अतिशयोक्ति अलंकार उसे हम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। मतलब जो साकेत नगरी है वो इसकी हाइट इतनी है, यानी कि इतना मतलब ऊंचा बिल्डिंग है, बट ऐसे तो नहीं हो सकते कि स्वर्ग से मिल रही हो, है ना। हम कह सकते हैं कि वो आदमी इतना लंबा है कि केले के पेड़ से केला तोड़ दे। भैया आदमी लंबा भले ही हो सकता है, लेकिन 15-20 फुट का केले का पेड़ कैसे हाथ से तोड़ देगा। तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर जहाँ पर वर्णन होता है, तो देखो यहाँ पर इस पंक्ति में राजा राम के नगर साकेत के वैभव विशालता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वह इतनी ऊंची है कि गगन को, आसमान को छू रही है। बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर वर्णन किया गया है, तो आपका हो गया अतिशयोक्ति अलंकार। लास्ट अलंकार देखते हैं, तो अंतिम अलंकार है वो छोटा छोटा दिखेगा आपको, थोड़ा सा ध्यान से समझे। ये है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। हाँ, उत्प्रेक्षा का अर्थ है अनुमान, अर्थात किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना, यानी कि संभावना जहाँ पर जताई जा रही हो वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर संदेह या निश्चय के बीच में स्थिति होती है, शक सा होता है, डाउट सा होता है कि ऐसा लग रहा है, ऐसा समझ में, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ठीक है, हमें क्लियर नहीं है कि ऐसा ही है, ऐसा लग रहा है, अनुमान किया जाता है यहाँ पर, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब एक ट्रिक है इसका, लाइन में, कविता में बीच में मनु, जनु, जान, जनहु, जानु, मनु, ज्यों, जब, ज्यों से आदि इसमें शब्द आते हैं। एग्जाम्पल देखो, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, तनु यानी कि शरीर कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर दो मानो शब्द है वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसी तरह से दूसरे में देखो, ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। तो ज्यों जो शब्द आ गया है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, यानी कि एक दूसरे में संभावना जताई जा रही है। तो चलिए यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज है, अब उससे देखते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में अलंकार कौन सा है। आपको अलंकार पहचान करनी है। तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यहाँ पर चंद्रमा, चांद वाला खिलौना चाहिए, है ना। खिलौना तो सब लोग मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर चांद को खिलौना बता दिया है, आरोप कर दिया है, तो यहाँ पर हो गया आपका रूपक। पहले में लिखोगे आप रूपक अलंकार, ठीक है। फटाफट से लिखते रहिए साथ साथ में। दूसरे में लिखेंगे कि नाची अचानक ही उठे बिनु पावस वन मोर, मतलब कि अचानक से नाचने लगा मोर बिना बारिश के। मोर 100% तब नाचता है जब बारिश होती है, मौसम बड़ा सुहावना होता है, मतलब मज़ेदार मौसम जब हो जाए, रोमांटिक सा मौसम, तो उसी मौसम में मोर नाचता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि नाचे अचानक ही उठे, अचानक ही मोर नाचने लगे, बिन पावस बन मोर, बिना पानी के, बिना मौसम के। तो जहाँ पर बिना कारण के, कारण नहीं है फिर भी काम हो जाए, तो वहाँ पर आपका हो गया विभावना। हालांकि ये अलंकार यहाँ पर पूछा भी नहीं गया है, लेकिन उन्होंने पता नहीं कैसे इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया है। तो दूसरे वाले में लिखोगे विभावना, साथ साथ में लिखते जाइए। तीसरा है चरण कमल बंदो हरिराई। तो चरण कमल यानी कि जो चरण है वो कमल रूपी है, कमल जैसे नहीं, कमल है, ऐसा लगता है जैसे चरण नहीं, ये कमल है, इतने कोमल है। तो यहाँ पर भी आपका हो गया, थर्ड में भी रूपक आप लिखेंगे। फोर्थ में देखते हैं, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों के गोल नीलम है जड़े। तो यहाँ पर जान पड़ता है, ऐसा लगता है, संभावना जताई जा रही है। तो चौथे वाले में आपका हो गया उत्प्रेक्षा, ठीक है। तो ध्यान से आप लिखते जाइए, ये है उत्प्रेक्षा। और पांचवें में देखो कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, कि लंका
सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में अभी आग लगी नहीं कि सारी लंका जल गई, सारे निशाचर यानी कि राक्षस भाग गए। तो भैया पहले पूंछ में आग तो लगने दो, तभी तो लंका जलेगी, तभी तो राक्षस में वो भागेंगे। लेकिन यहाँ पर इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है कि पहले ही लंका मतलब जल गई। तो यहाँ पर हो गया आपका अतिशयोक्ति, ठीक है, अतिशयोक्ति यहाँ पर आप लिख देंगे। फिर से एक बार टैली कर लो। पहले में आपका रूपक, तीसरे में भी आपका रूपक, दूसरे में आपका हो गया विभावना, चौथे में हो गया आपका जान पड़ता है उत्प्रेक्षा, और पांचवें में हो गया आपका अतिशयोक्ति। चलिए दूसरा सवाल है और यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। चलिए मैच करना है आपको, कॉलम मैच करने है। तो फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, यहाँ पर फूलों को हंसने की बात कर रहे हैं और कलियों को मुस्कुराने की बात। तो हंसना और मुस्कुराना तो इंसानों का काम है, और जहाँ पर निर्जीव सजीव की तरह वर्णन करे वो आपका हो गया मानवीकरण, ठीक है। तो पहले वाले का मानवीकरण। दूसरा, उसका मुख मानो चंद्रमा है, तो जहाँ पर मनु मानो जनु जानो है वो आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षा, ठीक है। तीसरा है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो पुत्र को राम बना दिया है, ये है आपका रूपक अलंकार। चौथे में पीपर पात सरिस मन डोला, मेरा मन डोलने लगा पीपल के पत्ते के समान में कांपने लगा। तो समान सा सम सरिस जहाँ पर आए वहाँ पर आपका होता उपमा अलंकार। और एक ही बचा है कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। बड़ी सी नदी थी, महाराणा प्रताप के घोड़े के बारे में जानते हैं कि बड़ा तेज दौड़ता था, उसका नाम था चेतक, ठीक है। ये देखो चेतक। तो महाराणा प्रताप जी भी सोच ही रहे थे कि कैसे पार जाएं, कैसे पार जाएं। इतनी देर में बड़ी नदी पार घोड़ा हो भी गया। मतलब भैया इतना बढ़ा चढ़ा कर कैसे बात कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर वर्णन है वहाँ पर आपका हो गया अतिशयोक्ति। क्लियर है। अब हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और तीसरा और चौथा सवाल मैं आपको रिटर्न में दिखा देता हूँ। तीसरे में आपको क्या करना है, पांचों अलंकारों के एक एक एग्जाम्पल अपने काव्य खंड से छांटने हैं, और चौथे में आपको कोई ऐसी कविता बनानी है जिसमें कम से कम 2 अलंकारों का प्रयोग हुआ हो। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए काव्य से पांचों के एक एक एग्जाम्पल है। उपमा में देखो, उपमा अलंकार का है पीपर पात सरिस मंडोला, इनकी पीपल के पत्ते के समान मेरा शरीर डोलने लग जा रहा है, कांपने लगा। दूसरा है रूपक चरण कमल बंदो हरिराई, तो यहाँ पर आप डैश कर देंगे। चरण कमल में उत्प्रेक्षा में है कि बढ़त ताड़ को पेड़ यह मनु चूमन आकाश, यानी कि ताड़ का पेड़ इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा होता जा रहा है कि मानो वो आसमान को चूमने लगे, आसमान को किस करने लगे। मानवीकरण देखो, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, तो यहाँ पर जो मेघ है बादल हैं उनको इंसानों की तरह दिखाया है। बादल बंठन के कोट पैंट टाई लगा के तो नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ पर उन्हें वर्णन किया गया है। आगे देखो, ये आपका मेघ आया आपका चैप्टर है 9th में, तो आपको वहाँ पर एक मिल जाएगा। और अतिशयोक्ति में कि ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से पग धोए। तो आपका 8th क्लास का सुदामा चरित, जहाँ पर कि कृष्ण से मिलने सुदामा आते हैं, और कृष्ण सुदामा की हालत देखकर क्या कि सुदामा के पैर कैसे ऐसे बेहाल है, पैरों में बीवाइयाँ पड़ी हैं, और कंटक जाल लगे पुनि जो है। भैया कांटे 2, 4, 6, 8, 10, 50 हो सकते हैं, पूरा जाल बना हुआ है, कांटों का जाल, इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन। और पानी परात को हाथ छुए नहीं, पानी के परात को हाथ नहीं लगाया कृष्ण ने कि नैनन के जल से पग, भैया इतने रोए कि पूरा परात भर गया, और उसी परात से कृष्ण जी सुदामा के पैर धो रहे। इतना कौन रोता है भाई है। सुना तो हमने ज़रूर है कि गंगा यमुना मत बहाओ, बट हमने देखा नहीं किसी को इतना रोते हुए। और आगे देखो, 2 अलंकारों का प्रयोग करना है। कविता इसको आपने बनानी है, आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। इस कविता को बनाने की प्रैक्टिस आपने करनी है। देखो पाहुन, ये पाहुन है, पाहुन ज्यों आए हूँ गांव में शहर के। तो यहाँ पर देखो पहली बात तो ज्यों आया है, तो ज्यों जहाँ पर आए वहाँ पर आपका कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। और मेघ आए बड़े बंठन के संवर के,
जो मेघ है ना, बादल है, वो बड़े बन के ठन के संवर के आए हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका मानवीकरण। तो इसी तरीके से आपने एक कविता बनानी है। कैसे आप कविता बनाते हो, कितना आपका टैलेंट है, कितना आप लिख अच्छा पाते हो, तो ज़रूर आप जब भी कविता बनाएं इस वर्कशीट में तो अपने टीचर्स को ज़रूर सेंड करें। उन्हें ये बताएं कि ये मैंने खुद कविता बनाई है। और कैसे लगी आज की वर्कशीट मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।